Okay, students. So birds basically are reptiles. Okay. टेट्रापोडा का विकास फिश से हुआ. So we can say that the tetrapoda is the modified fish and we are tetrapodans. टेट्रापोडा का मतलब life appeared on land. Okay. So tetrapoda, this is the appearance of tetrapoda, origin of टेट्रापोडा. किसके साथ? एम्फीबियंस. Ancient amphibians were the first tetrapodons. Okay. And from those tetrapodons, one lineage have evolved into reptiles. यहां पर एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ, चेंज आया. क्या चेंज आया? Amphibians were not fully equipped with the conditions which are present on the land. Means their skin was not dry because their skin was not having the 5 layers as we have. In those 5 layers, the uppermost layer is the dead layer of skin cells, which is fully keratinized. The lowermost layer is, from the lowermost layer, keratinization starts happening. Here the keratinization had completed. Keratin is a kind of protein which is present in the cytoplasm of these melanocytes or skin cells. As the amount of keratin increases in the cell, cell starts, it goes towards its own plant death. Welcome Kumari, I am removing you also. म्यूट कर लिया गया, म्यूट कर ली, बच गई. और किसका एक और वीडियो ओपन है? संगम कुमारी, वीडियो ऑफ करो if you are new in this class, otherwise I will have to remove you. Sangam Kumari, are you listening me? No, removed. Okay, so 100% क्रिएटाइजेशन हो गया, स्किन डेड हो गया. स्किन डेड होने के बाद क्रिएटिन प्रोटीन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर कैन नॉट एस्केप एज वेल एज वाटर कैन नॉट एंटर द लेयर. तो साथ ही साथ किडनी मिलके उसका ऑस्मो रेगुलेशन किया. दैट मीन्स उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी अलग से मैकेनिज्म है, पूरा होगा शायद आपके सिलेबस में, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ड्रामेटिकली चेंज हो गया यहाँ, क्योंकि लाइफ अब लैंड पर आ गया पानी से. ओके. यहाँ पर क्या आवश्यकता है? अब फर्टिलाइजेशन जो पहले इंटरनल होता था, अब वो फर्टिलाइजेशन पहले जो एक्सटर्नल होता था अब वो इंटरनल होगा, क्योंकि स्पर्म को तैरने के लिए लिक्विड मीडियम मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी पहले समुद्र में था तो वहां लिक्विड मीडियम मिल जाता था, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती थी. लेकिन लैंड पर कैसे होगा? तो लैंड पर फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो सकता है सिर्फ. तो वो एक चेंज आया, बड़ा चेंज. साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें भ्रूण का जो विकास होगा, इम्ब्रियो का विकास होगा, उस इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और बाकी सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा 4 काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन हैज इवॉल्व्ड.
उसी को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग। इसी के आधार पर एक क्लेड है जिसका नाम है एमनियोटा। एमनियोटा मतलब हो गया, दिस ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ विच वन, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज इक्वल टू एम्फीबियंस प्लस एमनियोटा। एम्फीबियंस एमनियोटा नहीं है, इनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का विकास नहीं हुआ, इनके सिंपल एग है। फर्टिलाइजेशन इसमें अभी भी एक्सटर्नल है, भले ही उसमें क्या होता है, मेल फीमेल फ्रॉग के स्पाउन पर आके स्पर्म रिलीज करता है। फिर भी फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल ही है इसमें। और ये एम्फीबिया भी टेट्रापोडा है। सो दीज आर द प्रिमिटिव टेट्रापोडन्स, एम्फीबियंस। उसके बाद दीज आर एमनियोटा, ये हो गए थोड़े स्पेशल कॉम्प्लेक्स टेट्रापोडन्स। एमनियोटा स्टार्ट हो गया कहां से, रेप्टिलिया से। रेप्टिलिया, बर्ड्स, ये सब है एमनियोट्स, हम लोग भी। ठीक है, तो बर्ड्स बेसिकली आर द रेप्टाइल्स एंड मॉडर्न डे बर्ड्स आर द, actually they are the dinosaurs. Birds have derived from dinosaurs. फिर किसी का वीडियो ओपन है। उस मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद डायनासोर्स विलुप्त हो गए, लेकिन डायनासोर का एक लीनिएज जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स था, वह लीनिएज चूंकि एंडोथर्मी हो गए थे उनके, क्योंकि बाकी सब अभी है, उनमें क्या है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं है। इसके पहले के सारे एनिमल्स, बर्ड्स के पहले के, वो वातावरण में तापमान में परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स तापमान में चाहे कितना भी परिवर्तन, अब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा तो उसका थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे, हाइपोथर्मिया हो जाएगी या हाइपरथर्मिया हो जाएगी, बुखार आ जाएगा या हाइपोथर्मिया हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, जैसे अगर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो भी बॉडी अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर लेगा, लेकिन एक लिजार्ड नहीं कर सकता है, इसको हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये सब चेंजेस आए, थर्मोरेगुलेशन, और एक तो सबसे बड़ा चेंज, एग का एग भी उसी हिसाब से हो ताकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अब रेप्टाइल ऑनवर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि उस एम्ब्रियो का विकास कहां पर होगा। तो जब तक एमनियोटा है उसके एग्स जो है काफी प्रभावी है, इनमें चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियोन, कोरियोन, योक सैक, एलेंट्वाइस, इन चारों का अलग अलग फंक्शन है। योक सैक में फूड जमा है, तो यह फूड जो है रिजर्व उनको फॉर दैट, हर स्पीसीज का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उस इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से उनका फूड रिजर्व मौजूद है उस एग में, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर फीटस। अब एक मॉडिफिकेशन इसमें बाद में आया, सारे एमनियोट्स जो है उनके फीटस एग से ही न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते हैं एक्सक्लूसिवली, इसमें अपवाद है भी है। कौन है अपवाद? मैमल्स। ओके, मैमल्स, प्लासेंटल मैमल्स, यूथेरियंस। व्हाई? बिकॉज reptilians, particularly dinosaurs, were the threats to their eggs. In that time, during Mesozoic era, dinosaurs' favorite meal was eggs of the
other species. That's why these mammals were forced to adapt such a strategy like development of placenta, so that dinosaur development of the fetus occurs inside the body. एक पहला स्ट्रेटेजी तो अपनाया था मार्सुपियल्स ने, जो कि एक पाउच के अंदर अपने बच्चों को छुपा के रखते थे। एक और लिनिएज अपीयर हुआ यूथेरियंस का, मेटाथेरियंस फिर यूथेरियंस, जिनमें प्लासेंटा का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ। सो द प्लासेंटा वाज द गिफ्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोजेनी एंड द थ्रेट वाज डायनासोर्स। तो डायनासोर की वजह से प्लासेंटा का निर्माण हो गया, तो मैमल्स हो गए। तो बी मैमल्स आर बेसिकली रेप्टाइल्स के ही लिनिएज में साइनेप्सिड्स वाला जो इसका सब क्लास था, दिस डेवलप्ड इनटू मैमेली फॉर्म्स। बहुत सारे स्टेजेस हैं, मैमेली फॉर्म्स एंड फाइनली इनटू मैमल्स। एंड साइनेप्सिड्स आर इज द सब क्लास ऑफ क्लास रेप्टाइल, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में भी है। चलिए आगे हम इसको देखेंगे। तो हम बेसिकली क्या कह रहे थे, रेप्टिलिया डायनासोर से ही एक लिनिएज जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स था, हाफ बर्ड हाफ रेप्टाइल, उसमें फिर उसी लिनिएज में इवोल्यूशन होते रहा। और जब ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ फिफ्थ वाला 65 मिलियन ईयर्स एगो, उसमें लैंड पर रहने वाले लेप्टाइल्स सब समाप्त हो गए, लैंड पर रहने वाले डायनासोर्स और बहुत सारे अदर स्पीसीज। अराउंड 80% ऑफ द टोटल लाइफ फॉर्म ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, वेदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, वेदर द लाइफ प्रेजेंट इन सी और लैंड, उन सब टोटल लाइफ फॉर्म्स का 80% लॉस हो गया था 65 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद उन लाइफ फॉर्म्स में से जो बच गए उनका फिर इवोल्यूशन हुआ, जो कि आज प्रेजेंट डे में आप अपने आसपास देख रहे हो। हम लोग भी उसी का रिजल्ट है। ओके, अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो आज हम लोग भी नहीं होते। डायनासोर के जाने के बाद मैमल्स को मौका मिला डाइवर्सिफाई होने का, क्योंकि इनके अंडे खा जाते थे, इनके ऊपर प्रेशर था, इनको प्लासेंटा डेवलप करना पड़ा, रात को छुप के रहना पड़ा, नॉकटर्नल बनना पड़ा इनको। इन शुरुआती जो मैमल्स थे इनके बॉडी साइज को छोटा रखना पड़ा, लाइक रैट, बरोज में, बिल्स में, फरोज में, पेड़ के खोह में ये अपना घर बनाते थे, वहां छुप जाते थे और रात में निकलते थे। लेकिन डायनासोर के विलुप्त हो जाने के बाद इन मैमल्स को मौका लगा टू डाइवर्सिफाइड एंड दे ऑक्युपाइड ऑल दिस वेरियस काइंड्स ऑफ नीश इन प्रेजेंट इन दैट टाइम ऑफ इकोसिस्टम। जमीन पर, स्वैम्पी एरिया में, पानी में, और ये सक्सेसफुल तब हुए बाद में जाके। फिर इसी मैमल्स में 32 ऑर्डर्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट ऑर्डर्स जब इवॉल्व हुए। एलिफेंट्स का अलग ऑर्डर है, व्हेल का अलग ऑर्डर है, प्राइमेट्स अलग ऑर्डर है, 30 कार्निवोरा अलग ऑर्डर है, 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ओके, सो एव्स में हम लोग, ठीक है, तो मैमल्स आर द descendants of reptiles. Apes are also descendants of reptiles. Reptiles are descendants of ancient tetrapoda. Okay, not the amphibians, ancient tetrapodons. Tetrapodons are the descendants of Sarcopterygi. That Sarcopterygi क्या है? Ostisthes fish है. Ostisthes fish is the descendant of ancient gnathostomatans. The vertebrates present with the jaw. Gnathostomatans are the descendants of ancient agnathans. Agnathans are the descendants of ancient vertebrates. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? तो हम बेसिकली यहां से चले थे ओरिजिन ऑफ एव्स कब हुआ, बर्ड्स सबसे पहले कब अपीयर हुए, 150 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, यानी 65 मिलियन ईयर्स पहले जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था उसके पहले बर्ड्स आ चुके थे। यानी पहला फ्लाइंग एनिमल जो था, उड़ने वाला
प्राणी धरती पर, वह बर्ड्स नहीं है, वह डायनासोर्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा था जब आकाश में बर्ड्स भी उड़ते थे और डायनासोर की भी एक प्रजाति उड़ती थी। ओके, फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड, लेकिन 65 मिलियन ईयर्स के बाद डायनासोर की प्रजातियां जो जमीन पर रहने वाली हैं, उड़ने वाली और लैंड पर रहने वाली, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन डायनासोर की वह प्रजाति जो बर्ड्स के रूप में विकसित हो गई है, जिनके अंदर एंडोथर्मी का विकास हो गया और जिनका बॉडी साइज उस समय उतना बड़ा नहीं था डायनासोर के उड़ने वाली प्रजाति के जितने बराबर, उनको बेनिफिट था, वो सरवाइव कर गए कुछ उसके एंसेस्टर्स। आज प्रेजेंट डे जो एव्स बर्ड्स देखते हैं, उस समय दांतों बर्ड्स ऐसे होते थे जिनके चोंच में दांत लगे होते थे, टीथ्स भी होते थे प्रेजेंट। और उनसे फिर प्रेजेंट मॉडर्न डे बर्ड्स जो आप आजकल देखते हो, वो सब इवॉल्व हुए। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड अराउंड इवन फर्स्ट बर्ड से भी पहले, क्योंकि मैमल्स आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स। 210 मिलियन ईयर्स एगो। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको अभी तक? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Okay, so right now I have given you the overview. So we will start systematically from this portion that we will start with a brief overview of the classification of phylum Chordata. Okay, आपको पता होगा इसमें से बहुत सारी चीजें पहले से आप रिवाइज कर लो। स्टार्ट करते हैं कोर्डेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोर्डेटा कौन से हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों कोर्डेट्स हैं ये। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो? सर आवाज थोड़ा धीमा है। आवाज धीमा है? यस सर। तो बहुत जोर से बोल रहे हैं। अभी अभी हेलो? हेलो अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। Yes, yes, sir. Hurry, sir. ओके, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है आवाज? ठीक है, जी आप सर। लोग म्यूट कर लीजिए अभी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोग अगर समझ जाओ अच्छे से तो ये पूरा आपको डेट फाइलम समझ जाओगे और दिमाग में बैठ भी जाएगा। हम सिंपल तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। कोर डेटा फाइलम। कोर डेटा फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट ऑफ नर्व कॉर्ड, टेल, फिन। ओके, ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पर हम बाद में आएंगे, और भी है। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये है फाइलम। इसमें 3 सब फाइलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोर डेटा फाइलम। कुछ कुछ बुक में आपको 4 में भी दिखेगा डिवीजन। आप चाहो तो उसको इंक्लूड कर सकते हो। हम चलो 4 में दिखाते हैं। 1, पहला है हेमिकोर्डेटा सब फाइलम। सेकेंड यूरोकोर्डेटा। थर्ड सिफेलोकोर्डेटा। फोर्थ वर्टिब्रेटा। अच्छा रहेगा साथ में हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल भी देखते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, हेमिकोर्डेटा सुने हो नाम? Yes, sir. यस सर। इसको स्टोमोकोर्डेट भी कहते हैं, हेमिकोर्डेटा को।
स्टोमोकोर्डेट, इसमें क्लासेज हैं, 2 क्लास है हेमिकोर्डेटा में। पहला क्लास का नाम है एंटेरोपन्यूस्टा, ENTEROPNEUSTA, एंटेरोपन्यूस्टा। इसका एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल नाम सुने होंगे आप लोग, बेलिनोग्लोसस। बेलिनोग्लोसस, बेलिनोग्लोसस डबल एस होगा कि एक एस होगा? बेलिनोग्लोसस एक ही एस होगा। जीनस, अंडरलाइन। दूसरा एक एक फेमस एग्जाम्पल हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारा लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी याद करने में। दूसरा टेरोब्रैंकिया, पी साइलेंट है, PTROBRANCHIA, टेरोब्रैंकिया, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है जीनस सिफेलोडिस्कस, CEPHALODISCUS, सिफेलोडिस्कस। ठीक, स्टूडेंट्स क्लियर दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? Yes, और sir. जो अल्फाबेट्स मैं लिख रहा हूं वो विजिबल है क्या क्लियरली आपको? यस सर। Yes, sir. ओके। अब आते हैं यूरोकोर्डेटा में, ठीक है? यूरोकोर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेट्स का नाम सुने होंगे, कॉमन नेम है इसका ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेट्स, केटा नहीं, ट्यूनिकेट्स एग्जाम्पल भी है, ट्यूनिकेट्स कॉमन नेम है एक एनिमल का, वो इसी से बिलोंग करता है, यूरोकोर्डेटा से, TUNICATES। इसमें आपके 3 क्लास है। नंबर 1 ACDC, याद रखने के लिए ACDC हम बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट है। ACASCIDIACEA, ACDC, ACDAC, ठीक है? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हर्डमेनिया, नाम सुने होंगे, हर्डमेनिया। दूसरा क्लास थैलीसिया, THALILIACEA, थैलीसिया। इसका एग्जाम्पल है आपका पायरोसोमा, पायरोसोमा। तीसरा है आपका लॉरेसिया, लॉरेसिया नहीं, लॉरेसिया तो कॉन्टिनेंट का नाम था। सर लार्वा। लार्वेसिया, LARVA, वी। वेसिया, लार्वेसिया। इसका एग्जाम्पल है वाइकिलोप्ल्यूरा, वाइकिलो OIKILOPLUEURA, वाइकिलोप्ल्यूरा। जब भी जीनस का नाम लिखते हैं अंडरलाइन करते जाते हैं। पायरोसोमा, हर्डमेनिया, सिफेलोडिस्कस। हो गया, यूरोकोर्डेटा हो गया। सिफेलोकोर्डेटा, कौन सा कलर लगा डेटा? सिफेलोकोर्डेटा, नाम सुने होंगे सिफेलोकोर्डेटा, कॉमन नेम है इसका लैंसिलेट्स, लैंसिलेट्स, ठीक है? यही एक इसमें एनिमल भी है, सिफेलोकोर्डेटा से बिलोंग, लैंसिलेट्स। इस पूरे को लैंसिलेट्स कहते हैं हम लोग। इसमें आपको इस सब फाइलम में
एक ही क्लास है जिसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमाटा। ब्रैंकियोस्टोमाटा। ओके, एग्जाम्पल है लैंसिलेट्स। ओके, fourth one is वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा बड़ा है सब फाइलम। इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को बंद करो, नहीं तो हट क्लास नहीं सुन रहा है, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगा। वर्टिब्रेटा, इसमें है 2 सुपर क्लास। फर्स्ट वन इज, जानते हैं आप लोग, एग्नाथा। सेकेंड वन इज gnathostomatata. These are the animals present with jaw. पढ़ना है कि ऐसी मस्ती करने आता है सब, इसीलिए ऑनलाइन क्लास हम बंद कर दिए थे लेना। मिनट मिनट में समझाना पड़ता है, लोग बड़ा होते जा रहा है, समझदारी खोते जा रहा है। एग्नाथा आर द जॉलेस फिशेज। तो इसमें पहले हम लोग एग्नाथा को देख लेते हैं। एग्नाथा is divided into 3 subclasses. 3 classes, sorry. 3 classes. Number 1 is Cyclostomata. Example is lamprey. ठीक, एंड hagfish. दोनों आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में, ठीक है। लैम्प्रे एंड हैगफिशेस यहीं से बिलोंग करता है। साइक्लोस्टोमाटा क्लास, एग्नाथा सुपर क्लास। सेकेंड, आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे, साइक्लोस्टोमाटा इज द क्लास बिलोंगिंग टू वर्टिब्रेटा सबफाइलम and Agnatha superclass, but Branchiostomata is different one. Branchiostomata is the class belonging to Cephalochordata subphylum, but Cyclostomata is the class belonging to Vertebrata subphylum and superclass Agnatha. And one नहीं समझेगा, इसको रिमूव करो। रियलमी मैं परमानेंटली बैन कर दूंगा, तुम बार बार आ जाती हो और क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, ना माइक ऑफ करती हो ना कैमरा ऑफ कर रही हो। मैं अभी तक रिमूव कर रहा था तो बैन नहीं कर रहा था, सीधा रिमूव कर रहा था। बैन कर दूंगा, या तो सुधर जाओ। नहीं सुधर रहा है, बैन कर देंगे। तुम ज्वाइन करना तुम्हारा मुश्किल है। साइक्लोस्टोमाटा, उसके बाद सेकेंड क्लास इज ये एक्सटिंक्ट हो गया है। इसका नाम है टेरेस्पिडोमॉर्फी। PTRES
PTER होगा। टेरेस, TERAS, टेरेस के आगे P साइलेंट है, टेरेस पीडोमॉर्फी, टेरेस्पिडोमॉर्फी। थर्ड वन इज सिफेलस पिटिडोमॉर्फी, सिफेलस पिटिडोमॉर्फी, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है। दोनों क्लासेस एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ओके, इसकी वजह क्या थी कि जब वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट हो गया तो बॉडी प्लान एनिमल्स का ऐसा था वर्टिब्रल कॉलम आने के बाद कि वर्टिब्रल कॉलम तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा ही, साथ में उस वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्केलेटन्स हैं, वह स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहेंगे कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो एक लिनिएज चला गया वैसे एनिमल्स जिनमें वो स्केलेटन, सपोर्टिंग स्केलेटन्स वर्टिब्रल कॉलम को, वह बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। एंड द सेकेंड लिनिएज तो दूसरे तरफ इवोल्यूशन हुआ, उसमें स्केलेटन्स इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, एंडोस्केलेटन के फॉर्म में। यह दोनों में सुपर क्लासेज में हुए वर्टिब्रेटा के, एग्नाथा के अंदर भी हुआ और ग्नैथोस्टोमाटा के अंदर भी हुआ। एग्नाथा के अंदर इस स्ट्रेटजी को कि स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन भी है, एक्सोस्केलेटन भी है। ओके, बहुत सारा स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, आर्मर्ड प्लेट्स के रूप में, बोनी स्पिक्यूल्स के रूप में, स्पाइन के रूप में। ओके, और स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एंडोस्केलेटन के फॉर्म में, लॉन्ग बोन्स के फॉर्म में, रूप में। तो एंडोस्केलेटन यानी जितना भी स्केलेटन है वो सब बॉडी के अंदर है। उस प्लान को इसने अडॉप्ट किया, सैक्लोस्टोमाटा ने। लेकिन स्केलेटन के कुछ हिस्से एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में, उस प्लान को अडॉप्ट किया टेरेस्पिडोमॉर्फी एंड सिफेलेस्पिटिडोमॉर्फी ने। और नतीजा, यह एक्सटिंक्शन इवेंट में वही प्लान इन दोनों के लिए फेवरेबल नहीं रह गया, और उसकी वजह से these two classes went extinct. Okay, students, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड सेकेंड सुपर क्लास इज ग्नैथोस्टोमाटा। ओके, ग्नैथोस्टोमाटा सुपर, इसी को मिटा के इसी पर कर दे रहे हैं। Gnathostomata is basically the animals in which jaws were present. Okay, तो आप देख रहे हैं कि ग्नैथोस्टोमाटा है वर्टिब्रेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा है किसके अंदर? वर्टिब्रेटा है कोर्डेटा के अंदर। कोऑर्डिनेटर के कीजिए, लेकिन उस वर्टिब्रेटा और कोर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच में है क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियन मतलब क्रेनियम, स्कल, जो नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है का जो ब्रेन जो है वो एक स्कल के अंदर होगा। यह स्ट्रेटजी अपनाई गई यहीं पर लैंसिलेट्स, एम्फियोक्सिस में। तो ये हो गए क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो क्रेनिएटा, ठीक है, बट नॉट ऑल क्रेनिएट्स आर कॉर्डेट्स।
sorry, all craniates are chordates, but not all chordates are craniates. ठीक है, यूरोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा क्रेनिएट्स नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी खत्म करते हैं, क्लास में सिर्फ 2-2.5 मिनट रह गया, फिर 40 मिनट का सेशन खत्म हो जाएगा। मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है स्टूडेंट, मैं दो कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूटेड हूँ, दोनों कॉलेज का बॉटनी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट मेरे को हैंडल करना पड़ रहा है। सो आई हैव वेरी लेस टाइम, दैट्स व्हाई मैं 7 बजे क्लास रखा आपका। तो इसी तरह से थोड़ा सा टाइम इधर उधर रहेगा, आप लोग मैनेज करोगे, कोऑपरेट करोगे तो मैं ले लूंगा, ठीक है, आपकी क्लास। नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अब ग्रैथोस्टोमाटा का जल्दी देख लेते हैं, कितने क्लासेस हैं। बेसिकली इसमें 8 क्लास है। नाम है, एक का नाम है प्लेकोडर्मी, PLACODERMI, प्लेकोडर्मी। दूसरे का नाम है कॉन्ड्रिचथिस, थोड़ी बाद में लिखे, कॉन्ड्रिचथिस, DRICHTHYES, कॉन्ड्रिचथिस। एकेंथोडी, ACANTHODI, एकेंथोडी, एकेंथोडी। फिर ऑस्टिचथिस, ऑस्टिचथिस के बाद आपका आ गया एम्फीबियंस, फिर रेप्टिलियंस, देन एप्स, देन मैमल्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि अब 1 मिनट में कट जाएगा, अगला क्लास में हम लोग इस क्लास का फिर फर्दर ऑर्डर और इस क्लास को डिवाइड करेंगे ऑर्डर सुपर ऑर्डर में बाद में, नेक्स्ट क्लास में। अभी हम करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप देखिए 8 क्लास में हम क्या बताए, इसमें से ये 3 जो एग्नेथा के थे उसमें 2 एक्सटिंक्ट हो गए। कौन से? जिनमें एक्सोस्केलेटन का प्लान था। इसमें भी एक्सोस्केलेटन का प्लान था, प्लेकोडर्मी में और एकेंथोडी में, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गए। और एंडोस्केलेटन पूरा जो था, कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्टिचथिस, ये सब सक्सेसफुल हुए, आज भी है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. जो एक्सटिंक्ट हो गया, प्लेकोडर्मी, एकेंथोडी, ये सब आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा, इस दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे।